हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़वानी पुड़गांव के डिजिटल पोर्टल पर। आवर पास्ट क्लास 8th का 3rd चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड में कि किस तरीके से जो क्रॉप्स थी, जो एग्रीकल्चर था, उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट आया। आज हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे क्लास 8th का, आवर पास्ट का चैप्टर नंबर 3rd। और इसका जो पहला कोटेशन है वो है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, भारतीय नील की मांग क्यों थी। द इंडिगो प्लांट ग्रोस प्राइमरली इन द tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by clothes manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. अर्थात नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत बड़ी मात्रा में मांग थी यूरोपीय बाजार में। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। नील के अलावा एक वोड नामक एक और पौधा था, उस पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे, मगर कपड़े को रेंगने वाले तो पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते जो यूरोपीय लोग थे, उन्होंने गाइज जो है कपड़ा उत्पादन नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए आपसी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग ने फ्रांसीसी ब्राजील में, पुर्तगाली जमैका में, ब्रिटेन और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। ये कहानी चलते गई और 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में प्रौद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था, उसके कपास उत्पादन में भी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी और 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की ओर तलाश कर निकले, और यह नील कहाँ से मिल सकता था? ये उन्हीं के पास था। गाइस, इसके बाद हम चर्चा करते हैं ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, अर्थात हम इसकी पुनः बात करते हैं कि ये सब होने के पश्चात तो भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी क्यों बढ़ी, इसकी हम बात करते हैं। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते वो लोग क्या कर निकले? खोज निकले, उन रास्तों को खोज निकले। और ये कहानी आते आते कहाँ स्टार्ट हो गई? जब हम 18वीं सेंचुरी के समथिंग पहुँचे, 18वीं सदी के आसपास जब हम पहुंचे, तो बंगाल में नील की खेती तेजी से उभरने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बजाय बाजारों में छा गया था और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी ने अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड जैसे बड़े बड़े देशों ने वो जॉब भी अपना ऑफर को ठुकरा दिया। सो गाइस, इसके बाद बात आता है कि हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, अर्थात नील की खेती कैसे होती थी। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है। तो देयर वॉज 2 मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेटेड, 2 थे इसमें, 2 जिसको हम एक तो निज कहते थे, एक रेयती कहते थे। अर्थात निज और रेयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन
में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवा देते थे। अब गाइस बात आती है द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेट। जो निज खेती वाले थे उनके सामने समस्याएं क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील को खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी। वहाँ जहाँ यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत होती थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ मिलती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ की किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। मतलब कहने का मतलब कि कई अन्य चीज़ें भी उनमें आ निकली थी। अब गाइज यहाँ पर एक कोटेशन आपको दिख रहा है कि व्हाट इज़ अ बीघा। तो जमीन की एक माप ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया था, यानी वहाँ पर भी वो सिस्टम मौजूद था। अब हम बात करते हैं गाइस कि इंडिको ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स, अर्थात रैयतों की जमीन पर नील की खेती कैसे होती थी। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा लगाते थे। मालिकों रैयतों के साथ मुखियाओं को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध तक दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों के नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने में रैयतों ने अपने कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि वो अन्य चीज़ें इसके लिए उपयोग में नहीं थी। और गाइज आप ये देख रहे हैं, मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर जो नील की खेती थी वो सब होती थी और किस तरह से लोग उसको करते भी थे। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स, जिसे हौद कहते हैं, में पहुंचा दिया जाता था और ये धीरे धीरे आगे को सिस्टम बढ़ता गया, चीज़ें आगे को होते चले गई। इसमें हमने विभिन्न तरह के हिस्सों को भी आगे किया, यानी जिससे हम आगे बढ़े। अब गाइस बात आती है द ब्लू रेवोल्यूशंस एंड आफ्टर। नील विद्रोह और उसके बाद की स्थिति क्या हुई थी। In March 1859, thousands of रैयत इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, अर्थात 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर, कमान, नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़े। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सार्वजनिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता, जिसे हम एजेंटा कहते हैं, गुमाश्तों का उस समय उसे हम एजेंट कहते हैं, की पिटाई की। रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वो नील की खेती करेंगे, ना कर्जा लेंगे, ना ही बागान मालिकों की लाठियों गुंडे से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बागत की ताकत कहाँ से मिली। इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता था। बहुत सारे गांवों में निजी मुखियाओं ने नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए थे। उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के आसपास सामने उन चीज़ों को आगे बढ़ाते गए। गाइज मैं बात करूंगा, नील के किसानों को यह लगने लगा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष कर रही है, उनका साथ दे रही है। और 1857 आपको मालूम होगा मेरठ से जो क्रांति स्टार्ट हुई थी टीपू सुल्तान के साथ, 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापार विद्रोह के खतरे से डर गई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले इंडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध के लिए मजबूर नहीं किया गया था। फिर भी वो चीज़ें ऐसे नहीं बढ़ी, मांगें उनके आगे को गाइज बढ़ते रहीं। सो 1859 में ये चीज़ें और ज़्यादा दुर्भग हो गई। अब मैं आपको ये नोटिस भी दिखा रहा हूँ, उसमें लिखा भी है यहाँ पे, आई वुड बैक देन सो इंडिको, अर्थात भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ऐसा उन्होंने ठान लिया था। तो जिसमें बहुत सारे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष भी बैठे थे,
यह चीज़ें बैठी थी। उसके बाद ये देखिए आप, वेस्ट इंडीज़ में किस तरह से नील का उत्पादन किया उन लोगों ने, और ऐसा करके कैसे कैसे आगे को पढ़े। 18वीं सदी के शुरुआती का फ्रांसीसी जो मशीनरी थी वो कैरिबियाई द्वीपों का दौरा करने में लगी थी, और यही चीज़ें आगे को बढ़कर वहाँ तक चली गई। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर थर्ड, रूलिंग द कंट्री साइड, मैं आज ये चैप्टर में फिनिश करता हूँ। आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे पर्सनल पर कॉल, कमेंट लिख सकते हैं। और चैप्टर नंबर थर्ड में जितने भी असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, आप उसका सोल्यूशन इस लेक्चर्स के माध्यम से दे सकते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि जो भी मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ बड़े इजी बना रहा हूँ, बड़ा ही जीके बेस बना रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आई होप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मंडे को हम मिलेंगे इसी अवर पास्ट में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।